चलो दोस्तों, तो हमने स्टार्ट किया था इंड AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आज हमारा है इंड AS2 का लेक्चर नंबर 4। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया है, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आप लोगों साथ साथ रिवाइज करते हैं। सही है। तो आज हमारा जो है, आज हमारा लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट पढ़ा था ज्वाइंट कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, जो हम सेल्स रेशियो में एलोकेट करते हैं। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट नंबर 13। कंसेप्ट नंबर 13 जो है बाई प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं वर्स प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट और वर्स प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट बोलो या इसको वर्स प्रोडक्ट बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो होता क्या है, सपोज हमने कोई ज्वाइंट कॉस्ट 10 लाख 3 प्रोडक्ट्स के लिए लगाया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ये 10 लाख हमने ज्वाइंट कॉस्ट लगाया प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए। सही है। तो हुआ क्या, इन 3 के साथ साथ एक बच्चा भी निकल के आ गया जिसको हम एक्स बोलेंगे। हमने इसके लिए कॉस्ट नहीं लगाया, ये खुद ब खुद निकल के आ गया कोई 4th प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट या जिसको हम कहते हैं वर्स प्रोडक्ट। तो इस केस में हम ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन कैसे करेंगे? हम पहले क्या करते थे, ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन, इसके आउटपुट्स देखते थे पहले, इसके आउटपुट्स कितने हैं, आउटपुट यूनिट्स कितने हैं, फिर उसका सेलिंग प्राइस देख रहे थे, उससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलता था सेल वैल्यू, हमें मिलता था सेल वैल्यू। ऐसे ही बी का भी सेल वैल्यू निकालेंगे, सी का भी सेल वैल्यू निकालेंगे, फिर हम ऐसे ही उसको एलोकेट करते थे। चूंकि अब ये 3rd प्रोडक्ट निकल के आ गया, जो खुद ब खुद निकल के आ गया 4th वन, जिसको हम बाई प्रोडक्ट या वर्स प्रोडक्ट कहेंगे। अब इस केस में हम ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सही है। तो हम क्या करेंगे, सपोज इसका जो ज्वाइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट का जो है 50,000, सॉरी, हम क्या करेंगे, इस एक्स का जो ये बाई प्रोडक्ट है, वर्स प्रोडक्ट है, हम इसका देखेंगे कुछ एनआरवी आता है क्या, क्या इसको कुछ मार्केट में आता है क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसका कुछ है क्या। सपोज इसका एनआरवी है 50,000, सपोज इसका एनआरवी है 50,000, तो हम क्या करेंगे, हम ये 10 लाख में से ये जो ज्वाइंट कॉस्ट 10 लाख है, इसमें से माइनस करेंगे ये एनआरवी ऑफ वर्स प्रोडक्ट बोलो या बाई प्रोडक्ट बोलो, एनआरवी ऑफ वर्स प्रोडक्ट। तो हमें क्या निकल के आएगा, 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000, जिसको हम बोलेंगे नेट ज्वाइंट कॉस्ट, जिसको हम बोलेंगे नेट ज्वाइंट कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट से हम माइनस करते हैं एनआरवी ऑफ वर्स प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, ताकि हमें क्या मिले, नेट ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है। फिर ये जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट हमें मिला, नेट ज्वाइंट कॉस्ट जो हमें मिला 9,50,000, फिर हम इसको एलोकेट करेंगे प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी में। कैसे, इसके आउटपुट यूनिट्स देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे सेलिंग प्राइस से, आउटपुट यूनिट्स बी के आउटपुट यूनिट्स
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस से, ऐसे ही सी के आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस से, फिर उससे सेल वैल्यू पे हम ये 9,50,000 को एलोकेट करेंगे, 9,50,000 को एलोकेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ज्वाइंट कॉस्ट से डायरेक्टली जो ये ज्वाइंट कॉस्ट है इससे हम डायरेक्टली माइनस करेंगे क्या, एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट और वर्स प्रोडक्ट टू गेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट, फिर उसको हम एलोकेट करेंगे। क्यों करेंगे वो, बिकॉज वर्स प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट और वर्स प्रोडक्ट के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर वर्स प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। सही है सर, सही है। आए नोट्स पे, इफ एनी बाई प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्शन along with the main products, जैसे A, B, C हमारे मेन प्रोडक्ट्स थे, in that case NRV of such by product shall be computed। हम क्या देखेंगे, उसका बाई प्रोडक्ट का NRV and will be deducted from joint cost, जिसका NRV हमें क्वेश्चन में दिया होगा मैक्सिमम, to get net joint cost माइनस NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, नेट ज्वाइंट कॉस्ट, हमें मिलेगा नेट ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, बिफोर मेकिंग एलोकेशन ओवर फिनिश्ड गुड्स एज देयर इज नो सेपरेट अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट, हम नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आप किसके बराबर है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो इसको हम एलोकेट करेंगे किस रेशियो में, सेल्स रेशियो में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एलोकेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट ओवर आउटपुट इन सेल्स रेशियो एट सेपरेट पॉइंट। सेपरेट पॉइंट मतलब क्या होता है, ए प्रोडक्ट का देखो कितना है, बी का देखो कितना है, सी का देखो कितने सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू कैसे दिखेगा, यूनिट्स आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो हमें मिलेगा सेल वैल्यू। ऐसे ही बी का भी चेक करेंगे, ऐसे ही सी का भी चेक करेंगे। सही है सर, सही है। अभी क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल पेन्ड बाय कंसेप्ट नंबर 14 पे आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। कब, क्लोजिंग डेट पे। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उस टाइम पे हम कौन से कुल स्टॉक को किस चीज पे वैल्यू करेंगे। अब अगर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स, कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स क्या होता है, जैसे किसी फर्म को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को ऑर्डर मिला कि लो जी हम आपके प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पे परचेज करेंगे। सपोज टीवीज आपके 1000 यूनिट्स हम कॉन्ट्रैक्ट पे परचेज करेंगे। तो जब वो एग्रीमेंट बनता है उसमें एक सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड होता है पहले ही, सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स में। ठीक है, क्योंकि ये हम कॉन्ट्रैक्ट पे बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी एग्रीमेंट के अंडर ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं कोई कंपनी किसी सप्लायर को देने के लिए। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स हमारे बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब बैलेंस शीट डेट आता है, अब अगर हमारे बैलेंस शीट डेट पे इन कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स अब अगर हमारे पास अभी है जो डिलीवर नहीं हुए कस्टमर को, अभी हमारे पास वो स्टॉक है जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेल है, तो अभी वो कंपनी के पास है, फैक्ट्री के पास है वो स्टॉक,
तो वो स्टॉक तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हमने वो डिलीवर नहीं किया। तो हम वो किस वैल्यू पे दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट पे? हम क्या करेंगे, वही देखेंगे, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी किन का? एनआरवी किन का? कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स का। जो कंट्रैक्ट सेल यूनिट से हमारे पास, उनका एनआरवी देखेंगे। कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहेगा, चेक करना है एनआरवी। अब कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स का हम क्या करेंगे, एनआरवी कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स का एनआरवी इज इक्वल टू कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, इसको करेंगे कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, जो हमने कंट्रैक्ट में डिसाइड किया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, इसे करेंगे हम लेस, इसे करेंगे हम लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स, लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स। तो हमें मिलेगा एनआरवी ऑफ कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस। तो इस पे हम उसको वैल्यू करेंगे। आ जाए नोट्स पे। इफ एनी यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक आर हेल्ड अंडर कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स, देन वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक शुड बी मेड एज अंडर, किस पे? कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स। कॉस्ट और एनआरवी स्पेसिफिक, ये कुछ नहीं है, एनआरवी स्पेसिफिक बोलते हैं, तो आप एनआरवी भी बोल सकते हैं। कॉस्ट और एनआरवी ऑफ कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स विच एवर इज लोअर। तो नोट, एनआरवी स्पेसिफिक यानी एनआरवी ऑफ कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस लेस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स, तो हमें मिलेगा एनआरवी। इस एनआरवी को कॉस्ट से हम कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा उस पर हम बैलेंस शीट पे उसको स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, शो करेंगे। सही है सर? सही है। तो अभी तक थोड़ा सा मैं 5 मिनट का रिवाइज कराऊंगा पिछले का, कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फिनिश्ड गुड्स, सबसे फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमने पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होता है? एक होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट निकाल के दो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड होता है डायरेक्ट वेजेस। थर्ड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें आते हैं ए वेरिएबल ओवरहेड, बी आता है फिक्स्ड ओवरहेड। इनको हम प्लस करते हैं। फिर एनी अदर कॉस्ट जो जरूरी है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एनी अदर कॉस्ट, ये फिर दिया होगा क्वेश्चन में। तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, जिसको हम फिर एनआरवी से कंपेयर करते हैं, जो लोअर आता है उस पे वैल्यू करते हैं। एनआरवी क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स, एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स टू डिस्पोज द गुड्स, लाइक कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, जो उन गुड्स को एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगेंगे सेल आउट करने में। डिस्पोज मतलब होता है सेल आउट करना, ठीक है? तो हमें मिलता है एनआरवी। इससे फिर हम कंपेयर करते हैं, जो आएगा उस पर हम करते हैं वैल्यू। सही है। फिर हमने पढ़ा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका एनआरवी कैसे हम चेक करते हैं? इसका भी है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। इसका एनआरवी कैसे चेक करते हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट, टू डिस्पोज द प्रोडक्ट। फिर करते हैं लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू
कंप्लीट द प्रोडक्शन। सब एनआरवी और कॉस्ट का खेल है। ये करते हैं माइनस, ये करते हैं माइनस, हमें मिलता है एनआरवी। इसको कॉस्ट के साथ फिर कंपेयर करते हैं। फिर रॉ मटेरियल्स ऑब्लिक सप्लाईज, ये जरा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स किस पे जनरली वैल्यू होते हैं? एट कॉस्ट ऑनली। लेकिन रॉ मटेरियल्स के लिए कब हम एनआरवी चेक करेंगे? अगर फिनिश्ड गुड एनआरवी पे रिकॉर्ड किए होंगे। देखो रॉ मटेरियल्स नॉर्मली कॉस्ट पे, क्योंकि हमें सेल करने के लिए नहीं होते हैं, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट एनआरवी, उसका मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स लॉस पे रिकॉर्ड किए गए हैं। कैसे? हमें क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। जब एनआरवी पे किया है इसका मतलब ही है ये कॉस्ट से लेस है। जब फिनिश्ड गुड्स एनआरवी पे वैल्यू किए हैं इसका मतलब है फिनिश्ड गुड्स जो है लॉस में है। उस टाइम पे है एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल भी चेक करते हैं, फिर उसमें से लोअर अप हम लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। चले क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सही है सर, सही है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट बीपी इमर्जेस। ये देखो बाई प्रोडक्ट आ गया। देखो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपको पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन आना चाहिए। बाई प्रोडक्ट बी आ गया तो इसका हम क्या करेंगे? इसका एनआरवी दिया होगा तो उस एनआरवी को हम ज्वाइंट कॉस्ट से माइनलेस करेंगे टू गेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट। जो भी स्क्रैप में हमें दिया होगा बाई प्रोडक्ट के, उसको हम माइनस करके नेट ज्वाइंट कॉस्ट मिलेगा, उसको फिर एलोकेट करेंगे सेल्स रेशियो में। सही है। बिसाइड्स टू मेन प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा मेन प्रोडक्ट है? MP1 एंड MP2। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। क्या है? रॉ मटेरियल 14,500 यूनिट्स, कितना? ये कॉस्ट है, वेजेस कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। इस कॉस्ट को टोटल हम करेंगे, वो है टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, उससे फिर हम माइनस करेंगे जो बाय प्रोडक्ट का एनआरवी से हमें मिलेगा। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1। देखो MP1 का मार्केट प्राइस दिया है ताकि हमें सेल वैल्यू मिले। इसका भी दिया है सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेल वैल्यू मिलेगा। फिर हम ज्वाइंट कॉस्ट, नेट ज्वाइंट कॉस्ट को उसके एलोकेट करेंगे सेल वैल्यू में। बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20 रुपीज पर यूनिट। बाई प्रोडक्ट का भी सेलिंग प्राइस दिया है, ये इसका सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज। देयर इज सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 8,000। ये जो बाई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं एनआरवी, उसमें 8,000 प्रोसेसिंग चार्जेस में लगते हैं और एंड पैकिंग चार्ज ऑफ 2,000 और पैकिंग चार्जेस 2,000 रखते हैं। 5,000 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप और 5,000 सेल ऑफ स्क्रैप से मिला। चले हम क्या करेंगे? कैलकुलेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ नेट ज्वाइंट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1,50,000 ये है, दिया है। डायरेक्ट वेजेस भी दिए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड दिए हैं। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आया 3,55,000। इसमें से क्या करेंगे? माइनस एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट। एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना है? 2,000 यूनिट्स ये है। 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 20। 2,000 यूनिट्स और इनका 20 है रेट, वो कितना आता है? 40,000। और उसमें से सेपरेट पैकिंग चार्जेस कितना है? 8,000 और 2,000 उसमें चार्जेस लगते हैं। तो 40,000 माइनस 10,000 हमें मिलेगा 30,000। ये माइनस हो जाएंगे और स्क्रैप वैल्यू भी 5,000 मिलते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। टोटल 355 से माइनस करेंगे 35, हमें मिला टोटल नेट ज्वाइंट कॉस्ट हमारा आया 3,20,000। इस 3,20,000 को हम सेल्स रेशियो में इसको एलोकेट करेंगे। देखिए अब देखिए MP1 का कितना है सेल्स रेशियो, सेल्स यूनिट्स, ये है 5,000, ये है 4,000। इसका सेलिंग प्राइस दिया है, इसका भी दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40। इसका 3 लाख आया सेल वैल्यू, इसका 2 लाख और टोटल सेल वैल्यू हमें मिला 5 लाख रुपीज।
तो 320 जो ये कॉस्ट लगा, ये जो 320 कॉस्ट लगा, ये हमें लगा 5 लाख सेल्स पे। तो 3 लाख पे कितना लगेगा? तो इसको कैसे करेंगे? 3,20,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख, वो आएगा 192। ऐसे हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई ये 2 लाख, ये 2 लाख, वो आएगा 128। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट जो हुआ वो एलोकेट हुआ 320। ठीक है सर, सही है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। देखो अब इसमें कॉस्ट कितना लगा है? 192 और इसमें कॉस्ट कितना लगा है? 128। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे, हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो MP1 का कॉस्ट है 192 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये है क्लोजिंग स्टॉक में इसको 250 यूनिट्स। 192 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स, तो हमें मिला कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 250 यूनिट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक एक का आया 9600। ऐसे करेंगे इसको 128 MP2 का कॉस्ट जो है, जो इधर हमने निकाला 128 डिवाइड बाय इसके यूनिट्स कितने हैं? 4000 यूनिट्स, ये है 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स, तो इसका हमें क्लोजिंग स्टॉक आया, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,800। सही है सर, सही है। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, जिसका आपको होमवर्क क्वेश्चन बैंक पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 16, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क। होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी जो है कंसेप्ट नॉलेज बढ़ेगी, कम नहीं हो जाएगी। उनको प्रैक्टिस किया करो साथ साथ। वो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं होगा। सही है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में नॉर्मली किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूं, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग, ठीक है। तो एज देयर इज नो गेस्ट पेपर इन CA एग्जाम्स, कब क्या पूछेंगे पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, बट हम नॉलेज रखेंगे 100%, फिर चाहे वो कहां से भी क्वेश्चन लाए हमें आएगा, इतनी गारंटी है। 100% कंसेप्ट की, 100% क्वेश्चन की, जो भी आएगा आपने पढ़ा होगा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट X इज गिवन बिलो। प्रोडक्ट X है, उसका कॉस्ट हमें दिया है। क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 120, वेजेस पर यूनिट 80, ओवरहेड पर यूनिट 50, तो टोटल कॉस्ट 250 पर यूनिट। सही है। एज ऑन बैलेंस शीट डेट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 110। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 110। ये देखो यहां इसका मतलब है NRV। यहां पे कॉस्ट हमें अभी कितना है? 120 मटेरियल का दिया है, अभी मार्केट में कितने का मिल रहा है? 110 का पर यूनिट। देयर वायर 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एज ऑन 31 मार्च 2011। आपको अभी ही पता चलनी चाहिए क्वेश्चन आगे क्या बोलेगा। आपको रॉ मटेरियल का NRV दिया है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमने क्या पढ़ा है? एट कॉस्ट ओनली। NRV पे कम लेंगे जब फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट NRV। जब फिनिश्ड गुड NRV पे होगा, उसका मतलब है फिनिश्ड गुड लॉस में है, तो उस टाइम पे हम रॉ मटेरियल को NRV पे लेंगे। सही है, आगे पढ़ो क्या क्वेश्चन होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन फॉलोइंग कंडीशंस। क्या है कंडीशंस?
इफ फिनिश्ड गुड्स इज सोल्ड एट रेट ऑफ 275, ये देखो, इफ फिनिश्ड गुड इज सोल्ड एट रेट ऑफ 275, यहां पे हमारा टोटल कॉस्ट क्या है 250, तो ये तो फिर भी 275 पे भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है एनआरवी इज सोल्ड एट कॉस्ट, प्रॉफिट पे सोल्ड एट कॉस्ट। मोर देन कॉस्ट तो इस टाइम पे हम रॉ मटेरियल का एनआरवी नहीं चेक करेंगे, एनआरवी को हम डायरेक्टली 120 पे चेक करेंगे, वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल को। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, what will be the value of closing stock of raw material? Second, if finished good is sold at 230, ये देखो सेकंड आइटम में क्या बोल रहा है कि फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट 230, कॉस्ट 250 है, तो हम वैल्यू फिनिश्ड गुड कर रहे हैं 230 पे, इसका मतलब है हम एनआरवी पे फिनिश्ड गुड वैल्यू कर रहे हैं। तो जब फिनिश्ड गुड एनआरवी पे वैल्यू होगा तो हम रॉ मटेरियल का भी एनआरवी चेक करेंगे। तो इस टाइम पे रॉ मटेरियल जो है सेकंड कंडीशन में इस पे वैल्यू होगा 110 पे। सही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, ध्यान से सुनो। रॉ मटेरियल किस पे हम वैल्यू करेंगे, वो डिपेंड है फिनिश्ड गुड पे। अगर फिनिश्ड गुड एनआरवी पे वैल्यू होता है तो रॉ मटेरियल का एनआरवी चेक करेंगे। अगर फिनिश्ड गुड कॉस्ट पे वैल्यू होता है तो रॉ मटेरियल को एज इट इज कॉस्ट पे हम वैल्यू करेंगे। सही है, चलिए क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन। केस 1, इफ फिनिश्ड गुड इज सोल्ड एट 275, ये है 275, इन द गिवन केस देयर इज नो लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड बिकॉज कॉस्ट इज 250 per unit but selling price is 275 per unit, which indicates that valuation of finished goods will be made at cost only। हम तो कॉस्ट और एनआरवी whichever is low है ना, वैल्यूएशन तो फिर भी हमें 250 पे ही होगी। सही है, सो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन आल्सो बी मेड डायरेक्टली एट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल भी हम क्या है किस पे करेंगे, कॉस्ट पे ही। तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स है, ये देखो देयर वर 1000 यूनिट्स इन स्टॉक, 1000 यूनिट्स इंटू 120 दैट इज 1,20,000, तो रॉ मटेरियल हम वैल्यू करेंगे 1,20,000 पे। सही है सर, सही है, कॉस्ट पर यूनिट 120 लेंगे। सेकंड केस, इफ फिनिश्ड गुड इज सोल्ड एट 230, अगर फिनिश्ड गुड 230 पे बेचेंगे तो इसमें लॉस है। इन द गिवन केस द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड विल बी मेड एट एनआरवी बिकॉज कॉस्ट इज 250 per unit but selling price is 230 per unit which is less than cost per unit, so we cannot disclose raw material directly at cost but valuation will be made as follows। क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1000 इंटू 120, कॉस्ट, इसका कॉस्ट चेक करेंगे 1000 यूनिट्स इंटू 120, ये जो 1000 यूनिट्स क्लोज स्टॉक में है, और एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल 1000 इंटू 110, ये जो 110 है यहां पे, ये है कॉस्ट है 120, कॉस्ट 120, एनआरवी 110, विच एवर इज लोअर, तो 110 पे रॉ मटेरियल्स वैल्यू होंगे विच एवर इज लोअर। सही है सर, सही है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, तू तारा हो रहा है सर, हो रहा है। चले क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Calculate the value of raw material and closing stock based on following information। एक तो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है रॉ मटेरियल की 500 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग जीएसटी, ये इसमें इंक्लूड जीएसटी भी है। जीएसटी का हम क्या करते हैं माइनस, क्योंकि उसका क्रेडिट मिलता है। तो कॉस्ट में ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जो रिफंडेबल टैक्स होगा उसको कॉस्ट में इंक्लूड नको, फिर न बोलना सर ने नहीं पढ़ाया था। चलो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, मटेरियल का कितना है, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड वाई 1200 यूनिट्स,
ये रॉ मटेरियल ऑफ एक्स है, ये फिनिश्ड गुड वाई है। मटेरियल 220 पर यूनिट, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर 60 पर यूनिट। सही है सर, सही है। कॉस्ट प्राइस, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर। आगे बढ़ते हैं। अब तो आजा आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। चलो, जीएसटी क्रेडिट इज रिसीवेबल ऑन जीएसटी पेड 10 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट ओवरहेड 40 पर यूनिट, फ्राइट इनवर्ड 20 पर यूनिट, अनलोडिंग चार्जेस 10 पर यूनिट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 150 पर यूनिट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर वाज 2 lakhs on normal capacity of 20,000 units. Overheads. Calculate value of closing stock when net realizable value of finished good Y is 400, net realizable value of finished good Y is 300. तो हमें क्या पहले ढूंढना है? कॉस्ट। हमें ढूंढना है पहले कॉस्ट, फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ये एनआरवी वैल्यू फिनिश्ड गुड Y और नेट एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड इज 300। तो हम कॉस्ट चेक करेंगे, फिर एनआरवी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आ जाओ सॉल्यूशन पे। इजी है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल दिया है, ये दिया है, सब दिया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 200, ये है 200। जीएसटी क्रेडिट 10 रुपीज, ये है 10 रुपीज, माइनस होगा। नेट प्राइस कितना आया? 190। फ्राइट इनवर्ड 20 रुपीज, ये है फ्राइट इनवर्ड, ले लो इसको, कॉस्ट में इंक्लूड है। अनलोडिंग चार्जेस 10, ये है अनलोडिंग चार्जेस, कॉस्ट में इंक्लूड है। तो कॉस्ट पर यूनिट आया 220। यह आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट, यह आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो फिनिश्ड गुड में रॉ मटेरियल होते हैं, वेजेस होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। सही है, यह आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब आ जाओ वेजेस 60, ये है डायरेक्ट लेबर 60 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर वेजेस 60, डायरेक्ट ओवरहेड 40, ये है 40। फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है हमारा? 2 lakhs, ये है 2 lakhs ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज है, तो हमें यही दिया है, तो 2 lakhs डिवाइड बाई 20,000 वो आया 10। तो कॉस्ट पर यूनिट आया 330 टोटल। कॉस्ट पर यूनिट आया 330 टोटल। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ये दो एनआरवीज के साथ, 400 एंड 300, ये जो दिए हैं। चलो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड किस पे अब वैल्यू करेंगे? रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड। इफ फिनिश्ड गुड आर सोल्ड एट 400, अगर 400 पे हम बेचते हैं फिनिश्ड गुड, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड क्या है? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड 1200 यूनिट्स इंटू 330, ये है 1200 यूनिट्स, ये है 1200 यूनिट्स क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट ये आया इंटू 330, 1200 यूनिट्स इंटू 330, 396,000। और एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड ये है 1200 यूनिट्स आर 400 एनआरवी, तो ये आया 4,40,000, 3,90,000 विच एवर इज लोअर, तो हम वैल्यू करेंगे 396 पे। देयर इज नो लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड
गुड, कोई लॉस नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, अब जब लॉस नहीं है तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट पे, इन द गिवन केस वी कैन वैल्यू रॉ मटेरियल डायरेक्टली एट कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल 500 यूनिट्स इंटू 220 जो ऊपर मिला हमें तो 110। इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट 300, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड 1200 यूनिट्स इंटू 330 396। एनआरवी 1200 यूनिट्स इंटू 300 यूनिट पर यूनिट 360, विच एवर इज लोअर, 360 लोअर है। तो वैल्यूएशन लॉस ऑफ फिनिश्ड गुड इज इक्वल टू 396 माइनस 360, तो 36,000 आया वैल्यूएशन लॉस। इसका क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल अब किस पे बनेगा, एनआरवी पे। इन द गिवन केस वी नीड टू अप्लाई वैल्यूएशन रूल ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकॉज फिनिश्ड गुड्स हैव बीन वैल्यूड एट एनआरवी। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 500 यूनिट्स इंटू 220 पर यूनिट 1,10,000। एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल 500 यूनिट्स इंटू 150, ये जो आपको दिया है ऊपर 150। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो आया 75,000, तो 75,000 लोअर है तो ये लोअर पे कॉस्ट होगा। तो वैल्यूएशन लॉस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 120 माइनस 75,000, 35,000 वैल्यूएशन लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, और यहाँ पे 36,000 फिनिश्ड गुड पे लॉस है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे प्रोविजन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, on 31st March 2013 a business firm finds that cost of partly finished unit, partly finished मतलब WIP, on that date is 530, cost is 530, cost of WIP is 530. The unit can be finished in 2013-14 by an additional expenditure of 310, 530, 310. The finished unit can be sold for 750 selling price, subject to payment of 4% brokerage on selling price. The firm seeks your advice regarding the amount at which the finished unit should be valued as at 31st March 2013 for preparation of final accounts and the desirability or otherwise of producing the finished unit. क्या हमें क्वेश्चन में करना है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च 2013 पे, और सजेशन देनी है कि हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है, एनआरवी इन केस ऑफ WIP किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस जो है 750 लेस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। Expected cost to complete the production is 330, 310. और ये 4% है, सेलिंग प्राइस पे 4% ब्रोकरेज है, ये 4% ऑफ 750। तो हमें क्या मिलेगा, एनआरवी, और उसको फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ, कॉस्ट के साथ। चले सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूएशन ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। वैल्यूएशन ऑफ WIP किस पे करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो कैलकुलेशन ऑफ NRV फॉर WIP किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड, जो ये दिया है 750, माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, वो है 310। तो वैल्यूएशन ऑफ WIP किस पे करेंगे? कॉस्ट टिल डेट कितना है? आज तक का कॉस्ट क्या है? 530, ये है। द कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट ऑन दैट डे इट इज 530, ठीक है। और NRV किसके बराबर है? 750 माइनस 4% माइनस 310, तो ये आ गया 410। तो इसमें से कौन सा लोअर है? 410 पे ये वैल्यू होगा, सही है। वैल्यूएशन लॉस कितना आ गया? कॉस्ट है 530, NRV है माइनस 410, तो वैल्यूएशन लॉस आ गया 120, सही है। देखो, जब यहां पे वैल्यूएशन लॉस हो रहा है, जब लॉस NRV पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो कंपनी को प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? द आंसर इज नो। द एंटिटी शुड नॉट कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फिनिश्ड गुड। सही है सर, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ ए कंपनी अमाउंटेड टू, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 956 700 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट, ये कॉस्ट पे इंक्लूड है, इन्होंने कॉस्ट पे इंक्लूड करके रखा है इस इन्वेंट्री में। कुछ क्या रखा है देखते हैं। 350 शर्ट्स विच हैड कॉस्ट ऑफ 380 ईच एंड नॉर्मली सोल्ड एट 750, ये सेलिंग प्राइस है 750 ईच। Owing to a defect in manufacture, they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price. After balance sheet date of their normal price, selling expenses amounted to 5% of the proceeds. Selling expenses है, यानी 750 पे इन्होंने 50% ऑफ करके बेचा है, उसको माइनस करेंगे 5% जो है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। बी पार्ट क्या बोल रहा है? 700 trousers which had cost of 520 each, they too were found defective. Selling expenses for the batch total, इसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस 3800 है। They were sold for 950 each, इनको 950 पे हमने बेचा। ये है सेलिंग प्राइस इसका, ये है इसका सेलिंग प्राइस। What should be the inventory value that according to Ind AS 2 after considering the above items? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना जरूरी है आंसर से पहले। देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 956 के 700, इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री शो किया है, ठीक है। इसमें कुछ आइटम्स अब इंक्लूड है जो कॉस्ट पे उन्होंने इंक्लूड करके रखा है, कॉस्ट पे इंक्लूड करके रखा है। तो हमें क्या देखना है? कॉस्ट और NRV जो लोअर होगा उस पे इंक्लूड करना था। अगर कॉस्ट लोअर है, अगर फिर उस पे इंक्लूड किया है तो सही है। अगर NRV इसका लोअर है, फिर इन्होंने कॉस्ट पे इस पे इंक्लूड किया है तो गलत है, हम उसको NRV पे रिकॉर्ड करेंगे। सही है, सही है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री गिवन है 956 700, ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट्स देखो क्या है, 350 पर यूनिट, ये जो है 350, ये 350 यूनिट्स है। कॉस्ट है इंटू 380 ईच, तो उनका कॉस्ट आ रहा है 1,33,000। NRV क्या है इनका? NRV देखो आप, 350 शर्ट्स इंटू 356, यानी इसका 50%, 750 का 50%,
तो वो आ रहा है हमारा 124687। ये एनआरवी है, ये कॉस्ट है। लोअर क्या आ रहा है? लोअर आ रहा है एनआरवी। तो कॉस्ट माइनस करेंगे एनआरवी, वो क्या है? 8312.50। तो ये इस कॉस्ट में से हम माइनस करेंगे, इसमें से हमने ये माइनस किया कॉस्ट में से, क्योंकि एनआरवी लो आ रहा है। हमने रिकॉर्ड किया है इस पे, करना चाहिए था इस पे, एनआरवी पे। अब कॉस्ट, अब ये माइनस ये करेंगे तो डिफरेंस आ रही है हमें 8312.50। तो इसमें से ये टोटल में से ये माइनस करेंगे 8312.50। ठीक है, तो उस पे हम इसको वैल्यू करेंगे। आ जाए नेक्स्ट पे। ये है 750 इंटू 50% माइनस 5%। एडजस्टमेंट सेकंड। कॉस्ट क्या है? 700 यूनिट्स इंटू 520 पर यूनिट। ये है 520 पर यूनिट कॉस्ट, वो है 364,000। एनआरवी क्या है इनका? 700 इंटू 950, ये है सेलिंग प्राइस। माइनस करेंगे 3800 जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमें इसको बेचने में। तो इसमें आ रहा है कॉस्ट 364, ये आ रहा है इसका कॉस्ट, ये है इसका एनआरवी। तो हमने इसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया है, तो इसमें वैल्यूएशन लॉस कुछ भी नहीं आ रहा है, नील। एनआरवी इज हायर देन कॉस्ट, तो करेक्ट वैल्यूएशन क्या है? 956,700 माइनस 8312.50, वो आ रहा है 948387.50। ये करेक्ट वैल्यूएशन है। कैसे? 956,700 में से माइनस किया ये 8312.50। सही है सर, सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, होमवर्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 होमवर्क, और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। डू प्रैक्टिस। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है देखते हैं। टोटल यूनिट कितने हैं? 10,000 यूनिट्स, ये जो क्लोजिंग स्टॉक में है 10,000 यूनिट्स। कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स है इसमें 6,000 यूनिट्स। कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द ये टू सेल द प्रोडक्ट्स, वो माइनस करेंगे। कंट्रैक्ट सेल्स है 6,000 यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स है 4,000 यूनिट्स। इस 10,000 में से 6,000 है कंट्रैक्ट यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स है 4,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है 150, कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 200, और मार्केट प्राइस दिया है 90 रुपीज। मार्केट प्राइस है, तो कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस का हम एनआरवी कैसे देखते हैं? कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट डिस्पोज द प्रोडक्ट्स यूनिट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नॉर्मल स्टॉक्स क्या है? कॉस्ट फॉर नॉर्मल स्टॉक्स 4,000 इंटू 150, ये है 4,000 इंटू 150 कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल स्टॉक, वो आ गया 6 लाख। तो इनका एनआरवी चेक करेंगे नॉर्मल यूनिट्स का। 4,000 इंटू 90, ये है मार्केट प्राइस। 4,000 इंटू 90, एनआरवी आ गया 360। तो एनआरवी लोअर है, तो इस पे रिकॉर्ड हो जाएंगे नॉर्मल गुड्स। सही है। वैल्यूएशन लॉस फॉर नॉर्मल गुड्स कितना है? 6 लाख माइनस 360, कॉस्ट माइनस एनआरवी, तो ये आ गया वैल्यूएशन लॉस 2,40,000। इसको क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। तो अब कंट्रैक्ट यूनिट्स का क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रैक्ट यूनिट्स क्या है? 6,000 इंटू 150, यही है कॉस्ट है, यह आ गया 9 लाख।
और एनआरवी फॉर कंट्रैक्ट सेलिंग यूनिट्स क्या है, 6000 इंटू 200 जो मार्केट प्राइस है वो है 12 लाख। तो लोअर क्या है 9 लाख, तो 9 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें वैल्यूएशन लॉस नहीं है क्योंकि इसमें कॉस्ट पे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैल्यूएशन लॉस उसमें आएगा जिसमें एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें आ गया वैल्यूएशन लॉस। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है ए प्लस बी, तो ये है 360 प्लस 9 लाख, ये है। इसका आ गया 360, इसका आ गया 9 लाख। तो 360 प्लस 9 लाख 12 लाख 60,000 आ गया टोटल कॉस्ट। सही है सर, सही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखते हैं। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट है 5%, नॉर्मल वेस्ट है 5%, चले ये नॉर्मल वेस्ट है। ऑफ इनपुट 5000 MT, इनपुट हम 5000 मीटर टन दे रहे हैं, उसका नॉर्मल वेस्ट है 5%, ठीक है। वेर पुट इन ए प्रोसेस रिजल्टिंग इन ए वेस्टेज ऑफ 300 मीटर टन, वेस्टेज कितना हुआ 300 मीटर टन, कॉस्ट पर मीटर टन इनपुट इज 1000 रुपीज, तो पर मीटर टन कितना है कॉस्ट 1000। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक, पूरा का पूरा स्टॉक में है एट द ईयर एंड। स्टेट विद रेफरेंस टू हाउ यू वैल्यू द इन्वेंट्रीज इन द अबोव केस। तो नॉर्मल लॉस देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर है, कॉस्ट पर यूनिट 5000 मीटर टन इंटू 1000 मीटर टन जो हमारा कॉस्ट दिया है, डिवाइडेड बाय इनपुट कितना दिया 5000 मीटर टन माइनस 5% जो नॉर्मल वेस्ट है, तो कॉस्ट हमारा आ गया 1052.63 पर मीटर टन। एबनॉर्मल लॉस अब कितना है देखो हमारा, अगर आप देखेंगे 5000 का 5% कितना है, वो आ रहा है 250। 5% 5000 इंटू 5% वो कितना है 250, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। लेकिन हुआ कितना है, हुआ है 300, तो 300 माइनस 250, 50 जो हुआ है मीटर टन वो एबनॉर्मल लॉस है। 50 को कहां हम बेचेंगे, P&L में राइट ऑफ करेंगे, और 250 को कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस क्या है 300 मीटर टन माइनस 250 मीटर टन इंटू 1052 पर यूनिट क्या है 5260, ये आ गया हमारा 1052 पर यूनिट कॉस्ट, तो इसका कॉस्ट है 52632। नोट इट विल बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट फॉर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स क्या है 4700 मीटर टन इंटू 1052.63, क्योंकि 5000 हमने दिया था वहां से निकल के आ गया 4700 ऑनली, क्योंकि 300 हमारे लॉस चले गए, उसमें से 250 जो है नॉर्मल लॉस है और 50 एबनॉर्मल लॉस है। तो 4700 मीटर टन इंटू 1052.63, तो यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स 4947,361। समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सर, समझ तो आया। चलो 1 मिनट के लिए मैं फिर से समझाता हूं। देखिए हम इनपुट दे रहे हैं 5000 यूनिट्स, ये 5000 यूनिट्स हम इनपुट दे रहे हैं, इसका नॉर्मल वेस्ट है लॉस है 5%, वो आता है हमारा 250 मीटर टन 250 MT, लेकिन हुआ है 300 मीटर टन, तो ये तो हुआ है नॉर्मल तो 250 ही है, तो 300 माइनस करेंगे 250, तो 50 मीटर टन क्या है एबनॉर्मल लॉस। तो हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, फिर इन 300 को
250 यूनिट्स को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो है एबनॉर्मल लॉस, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। ये है कॉस्ट पर यूनिट, ये है इनपुट कॉस्ट पर यूनिट। सही है। तो टोटल हमारी प्रोडक्शन क्या निकल के आ गई? 4700 मीटर टन, 5000 माइनस 300। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे। चले, आज का लेक्चर यहां स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब फिर से नया कंसेप्ट पढ़ेंगे।